अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले लट के स्थान पर होने वाले बहुत ही सुप्रसिद्ध दो आदेश, दो प्रत्यय, सत्री और सानच। सत्री और सानच प्रत्यय वर्तमान काल में होते हैं, क्योंकि वर्तमान लट के द्वारा लट भी वर्तमान काल में होता था। आज हम सत्री सानच के रूपों की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात वो सब कैसे सिद्ध होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया को समझेंगे। और इसमें आई हुई जो पंक्ति है, अप्रथमांते न समानाधिकरणे, इस पंक्ति को समझेंगे। और इस सूत्र में आए हुए इस वा पद के बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर एक पद आया हुआ है, लटह एतौ वा स्तः, क्योंकि यह जो वा पद है, ये न तो काशिका वृत्तिकार ने, ना ही सिद्धांत कौमुदीकार ने अपने इस लटह सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे की वृत्ति में दिया, पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इस वापद को दिया। लघु सिद्धांत में आप देख ही रहे हैं, और उनके मध्य सिद्धांत में भी ये पद दिया। इस पद के विषय में भैमी व्याख्याकार ने जो व्याख्यान किया है उसे भी देखेंगे, और जो क्या सही क्या गलत इस वा पद को यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा निर्णय भी आज हम समझेंगे। और ये हम इतना वीडियो के वन पार्ट में समझेंगे, और सेकंड पार्ट में, जो कि हम उसका सेकंड पार्ट कल या परसों पढ़ सकते हैं, तो उसमें हम यह समझेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, सत्री सानच से और रूप कैसे बनते हैं, इत्यादि विभिन्न प्रक्रिया को समझेंगे। इस तरीके से हमारा सत्री सानच का जो वीडियो है, ये दो भागों में विभक्त होगा, अर्थात इसके हम दो पार्ट पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 पढ़ रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2 इसका अगला होगा। तो ठीक है जी, आगे चलें। सत्यम जी सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कथा आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर सत्री और सानच विधायक सूत्र प्रस्तुत किया, जो है लटह सत्री सानचा व प्रथमा समानाधिकरणी। इस सूत्र का अर्थ यह किया, अप्रथमांतेन समानाधिकरणे। यहाँ पर प्रथमा लटह सत्री सानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे, अप्रथमा का यह अर्थ किया, अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लटः एतौ वा स्तः, लट के स्थान पर एतौ अर्थात सत्री सानचौ वा स्तः, सत्री सानच यह विकल्प से हो जाते हैं। तो ये लट के स्थान पर होते हैं। तो आइए थोड़ा यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं कैसे कैसे होने हैं ये। यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर दिया हुआ है सत्री और इधर दिया है सानच। दोनों में यह थोड़ा भिन्नता है, कुछ समानता है कि सत्री का अत शेष रहता है, सानच का आन शेष रहता है। आन जो बचता है वो अदंत बचता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सत्री प्रत्यय में शकार और ऋकार यह एक संज्ञक होते हैं, अत मात्र शेष रहता है, यह तांत है। सानच में चकार और शकार यह एक संज्ञक होते हैं, यहाँ आन ऐसा शेष रहता है जो कि अदंत है। ये प्रत्ययों की स्थिति है, और ये दोनों के दोनों प्रत्यय मित्रों शित प्रत्यय हैं, धात्व अधिकार में पढ़े गए हैं। अतः तिंक्षित सार्वधातुकम, इस सूत्र के द्वारा दोनों की दोनों प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा का फल मित्रों यहाँ पर मूलकार ने लिखा है सवादिही।
सवादिही का मतलब ये हुआ कि सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण और ये सत्री और सानच प्रत्यय कर्ता अर्थ में विधान किए जा रहे हैं। तो अब प्रथमांतेन समानाधिकरणे ऐसा करके कहा, तो कर्तृत्थक सार्वधातुक के परे रहते यहाँ पर धातु से सप का विधान किया गया है। तो सार्वधातुक संज्ञा का फल यह होगा कि यहाँ पर सप, आप जिन विकरणों को करते थे तिङन्त में, उन्हीं विकरणों को आप यहाँ पे भी करेंगे। तो आप कर पाएंगे यहाँ पर सप। कब कर पाएंगे सप? जब धातु भ्वादिगण का होगा। तो आप कर पाएंगे सप का लुक। यहाँ पर भी वो सब चीजें हैं। आप करेंगे यहाँ पर सप को स्लू, सप को स्यन। ऐसे बहुत सारे वो विकर्ण जो आपने उधर किए थे, उन्हीं विकरणों को यहाँ पर भी लगाना होगा आपको। अतः मूल में लिखा है सबादिही, कि सब आदि प्रत्यय आप यहाँ करेंगे। तो ये उसका फल हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं जो प्रायः यहाँ पर छात्र नहीं समझते हैं, कि जो सप्तरी प्रत्यय है वो परस्मई पदी धातुषु, ये परस्मई पदी धातुओं से ही होगा। और जो सानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं से होगा। ठीक है मनीष जी, ये दोनों में भेद है। जी। ऐसा भेद कैसे आता है, उसको ऐसे समझिए, भेद ऐसे आएगा कि आपका जो सानच प्रत्यय है, आपने एक सूत्र पढ़ा है पीछे, तंगानावात्मने पदम। तंग प्रत्याहार और सानच कानच आत्मने पद संज्ञक होते हैं। जिससे क्या होगा, यह आत्मनेपद संज्ञक है आपका सानच। तंगानव, आनव, आन से वहां पर सानच का ग्रहण किया गया है और कानच का भी है। तो जो आन इस प्रत्यय में अवशिष्ट है, अतः इस प्रत्यय की आत्मनेपद संज्ञा है। आत्मनेपद संज्ञक होने से यह जो सानच प्रत्यय है, ये आत्मनेपदी धातुओं से आता है। और जो सत्री प्रत्यय है वो केवल और केवल परस्मई पदी धातुओं से विधान हो जाता है। अब यदि धातु परस्मई पदी है तो वहां पर आप सत्री प्रत्यय करिएगा। धातु आत्मनेपदी है तो आप वहां पर सानच प्रत्यय करिएगा। और उभयपदी धातुषु, और जब धातु उभयपदी है तब दोनों करिएगा। उभयपदी धातुषु सत्री भी करिएगा और सानच भी करिएगा। तो मित्रों, आप यहाँ का रूप बनाते वक्त सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आपकी जो धातु है वो किस गण की है और वो उसका पद क्या है। किस गण की है, ऐसा करने से, ऐसा ध्यान रखने से आप वहां पर निश्चित कर पाएंगे कि यहाँ पर सब किया जाए, स्यन किया जाए, स्लू किया जाए, या अन्य कोई वो जो विकर्ण पीछे उन गणों को कहे गए थे वो विकर्ण आप कर पाएंगे। और जब आप ये याद रखेंगे कि धातु आपकी परस्मई पदी है, आत्मनेपदी है, उभयपदी है, तो परस्मई पदी धातु होने से आप वहां पर सत्री प्रत्यय, आत्मनेपदी होने से सानच प्रत्यय और उभयपदी होने से आप वहां पर दोनों प्रत्ययों को उस धातु से जोड़ पाओगे। ऐसा कभी मत करिएगा कि धातु परस्मई पदी है तब आप वहां सोच लो नहीं मुझे सत्री भी करना है, सानच भी करना है। ऐसा नहीं है। जैसे आपने कितव कितवतु पढ़े थे, वो धातु किसी भी प्रकार की हो दोनों से विधान होते थे। लेकिन ये जो सत्री और सानच प्रत्यय है मित्रों, इनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि सानच इनमें आत्मनेपद संज्ञक है। अतः वो आत्मनेपदी धातुओं से ही होगा। अब बचा खुचा शेषात् कर्तरी परस्मई पदम से सत्री परस्मई पदी धातुओं से हो जाए। और उभयपदी होने पर ही आप उभयपद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया वरदराजाचार्य जी ने, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये वरदराजाचार्य जी थे।
इन्होंने उभयपदी धातु को पकड़ा। डुप चष पाके, यह धातु स्वरित होने से क्रिया का फल स्वगामी हो तो आत्मनेपद, परगामी हो तो परस्मैपद पद का विधान होता है। तो ये धातु है पदी है। अतः उन्होंने ऐसी धातु दी कि उससे एक बार में तो पचन और दूसरे बार में पचमाना, ये जो है प्रयोग यहाँ पर दिए। ठीक है, तो अब इनकी थोड़ा प्रक्रिया को समझते हैं, कैसे होगा ये सब। पहले प्रक्रिया समझते हैं, फिर हम समानाधिकरण को समझेंगे। ठीक है, समानाधिकरण को थोड़ा बाद में समझते हैं और वा की ग्रहण के फल को बाद में समझते हैं। अब यहाँ पर ऐसे आपको बनाने हैं रूप, जैसे पच धातु से आपने लट किया, पच लट, लट के स्थान पर सत्री किया तो पच सत्री, सत्री का अत बचता है। और तिंसित सार्वधातुकम, इस सूत्र के द्वारा सित प्रत्यय होने से सार्वधातुक संज्ञक है, सप हो जाएगा। सप होने के बाद मित्रों स्थिति होगी पच सप सत्री, अनुबंध करिए सबका, तो पच अथ, ऐसी स्थिति बनेगी। और अतो गुणे से पदांत आकार से गुण के परे रहते पररूप कर दीजिएगा आकार के साथ, तो स्थिति हो जाएगी पचत, पचत ऐसी स्थिति होगी। अब इसके बाद आपने जब हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा था तो वहां पर ऐसे ही भू धातु से सब प्रत्यय करके भवत रूप बनाया था, और भवन भवंतो भवंता, इस प्रकार के रूप आपने पीछे चलाए हैं तकारांतों के प्रकरण में, जब हमने तकारांत प्रकरण पढ़ाया है वहां पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी अब सत्री प्रत्यय में जो री है वह इत संज्ञक है, तो री आता है उक प्रत्याहार में। अतः उगदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आप करेंगे क्या, नुम कर देंगे। नुम अंत्य से परे होता है, जिससे प च न त स यह स्थिति होगी। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सकार का आपका हल आदि लोप, तकार का संयोगांतस्य लोप, और रूप बनेगा पुल्लिंग में बनेगा मित्रों पचन, पुल्लिंग में आपका रूप बनेगा पचन। और एक बात तो आपको सर्वदा याद रहे, इनके रूप भी जैसे कितवतु के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते थे, ऐसे ही सत्री सानस के रूप अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में पचत की प्रक्रिया भवत की तरह होगी, तो जैसे आप वहां पर बनाए थे ऐसे ही यहाँ पर पचत के रूप चलाएंगे, पुल्लिंग में चलेंगे। पचन पचन्तौ पचन्तः, पचन्तम पचन्तौ पचतः, पचता पचतभ्याम पचद्भिः, पचते पचतभ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचतभ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचतो पचताम, पचति पचतो पचत्सु, हे पचन। इस तरीके से ये रूप चलेंगे मित्रों। और मित्रों जब ये शब्द स्त्रीलिंग होता है तब वहां पर जो प्रक्रिया होती है, स्त्रीलिंग की प्रक्रिया में जो कुछ होता है मित्रों वो हम कल बताएंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एक आध बात अटकती है नुम को लेकर के। ठीक है, पचंती बनता है, यदि धातु इधर भुवादी की है तो पचंती पचत्यो पचंत्य, तो कहाँ पचंती बनेगा कहाँ ददती बनेगा, ये हम नीप प्रत्यय और नुम का निर्णय है थोड़ा स्त्रीलिंग में, तो ऐसे हम कल कहते हैं, कल का मतलब अगले वीडियो में। और नपुंसक लिंग में पचत ऐसा ही रहेगा, तब तकारांतों की तरह इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे, जैसे आपके जगत चलते, जगत शब्द की तद्वत, जगत जगती जगंती, ऐसे पचत पचती पचंती ऐसे चले। ठीक है, यह स्थिति है। तो आज हमने पुल्लिंग के रूप श्रवण किए हैं, नपुंसक लिंग में कुछ खास है नहीं, जगत की तरह ही चलेंगे, क्योंकि तकारांत उधर भी वो नपुंसक लिंग है। स्त्रीलिंग में जो कुछ विशेष है उसे कल बताएंगे वीडियो में। अभी हम पुल्लिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं, तो आपने पचन बना दिया। अब ऐसे ही कोई धातु हो, आप उसका रूप आराम से बना सकते हैं,
जैसे पठ धातु है, इसी तरीके से सब प्रक्रिया करके आप इस प्रातिपदिक को बना लिया करें मुख्य रूप से। जैसे यहाँ पर पचत बनाया है, उसका पठत बना लीजिएगा और उसका पुल्लिंग में बनेगा क्या, पठन। ऐसे गम धातु से गच्छन, ठीक है, ये सब प्रक्रिया कर लीजिएगा। धातु पुल्लिंग है। धातु यदि परस्मैपदी है तो ये याद रखिएगा, धातु के परस्मैपदी होने से ये होगा। अब ऐसा नहीं कि हम कहे एध धातु से बनाओ तो विद्वान बना देंगे एध धातु से ईंधन, तो वर्ध धातु से बनाओ तो वर्धन है। ऐसा ना करिएगा भैया, वो नहीं, सही रूप नहीं। ऐसी स्थिति होने पर जब धातु आत्मनेपदी होती है तो आत्मनेपदी धातुओं से आपको करना है वहां पर सानच प्रत्यय का विधान। तो अब स्थिति कैसी होगी ये देखिए। सानच प्रत्यय जब आप करेंगे तो यहाँ पच धातु से करके बताया है, क्योंकि धातु उभयपदी। तो पच लट, लट के स्थान पर सानच किया, पच सानच, पच सप सानच, क्योंकि सप भी होगा और सबका बचेगा अ और सानच का बचेगा आन, तो पच अ आन। और आने मुख से मुख आगम करके, और मुख आप जानते हैं ये कित है, और मुख होगा किससे, एक बार सूत्र को भी पढ़ लेते हैं। आने मुख, सूत्र कहता है कि अदंतंगस्य मुगागम स्याद आने परे। जब आन पर में होगा तो आन कहां पर में मिलेगा, तो सानच प्रत्यय आप करेंगे तब। तो यहाँ पर ये आन पर में है। और अदंत अंग को कहता है भैया, पच धातु से जब आप सप कर दिए तो यह आपका बन गया अदंत अंग। पच, अदंत का मतलब ह्रस्वकार वाला ही होना चाहिए। तो मित्रों बन जाएगा रूप आपका, मुख का म बचेगा, पचमाना बन जाएगा स्वाति कार्य पर, पचमाना रूप बनेगा। अब याद यह रखिएगा, जब अदंत अंग न होगा, अदंत अंग किस परिस्थिति में नहीं हो सकता, कि जब आपकी धातु, जब आपकी धातु जैसे जोत्यादि गण की हो तो वहां धातु को दित्व हो जाता है, या ऐसा गण जहां पर उसमें ये आकार की स्थिति संभव ना हो, ऐसे स्थानों पर मुख आगम नहीं हो पाएगा। तो जहां मुखागम नहीं होगा उनके उदाहरणों को भी हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो हाँ, जो धातु आपकी भ्वादि गण की है उन सबसे सप होता है तो वहां तो मुखागम होता ही रहेगा। तो रूप आपका बन जाएगा पचमाना। तो पच और पचमाना ही अदंत बन गया, तो राम की तरह रूप चला लीजिएगा, रामा रामू रामा, ऐसे पचमाना पचमानो पचमाना, पूरा रूप चला लेना, पचमानम इत्यादि सब चल जाएगा, इधर दिक्कत नहीं। और जब ये शब्द आकारांत हो, जब ये शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है पचमाना को, तो टाप कर दिएगा, टाप प्रत्यय जादितष्टाप से। तो पचमाना, एधमाना, वर्धमाना ये बन जाएंगे। ध्यान रखिए एध धातु से सिर्फ आप सानच ही कर पाएंगे, क्योंकि एध धातु आत्मनेपदी है। तो एधमाना रूप बनेगा, ठीक है। हाँ, स्त्रीलिंग है तो एधमाना। यदि कोई नपुंसक लिंग विशेष उपस्थित है तो वहां पर पचमानम, एदमानम, वर्धमानम है, लभमानम, मित्रों ये सब रूप बनेंगे। ये तो रही प्रक्रिया है कि ये प्रक्रियांश रहता है इसका, इस प्रक्रियांश को आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा यह हम समझते हैं कि जो बात कही जा रही है सूत्र में कि अप्रथमांतेन समानाधिकरणे, अप्रथमांत के साथ जब समानाधिकरण होगा तब ये लट का प्रयोग किया जाता है। अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण का मतलब क्या है मित्रों, कि आप पचंतम चैत्रम पश्य, आप यहां देखिए लघुमतीकार ने वाक्य को उदाहरण के रूप में रखा है। पचंतम चैत्रम पश्य, पश्य मतलब देखो,
ठीक है जी। तो यह पस्य है आपकी मुख्य क्रिया है, दर्शन क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। पचंतम चैत्रम पश्य, अर्थात पकाते हुए चैत्र को देखो। तो मित्रों यह एक बावर्ची है जो हमने इस चित्र में रखा है, आप इसे देखिएगा, ये पका रहा है। इसका नाम आप समझ लीजिएगा चैत्र है। मित्रों पहले में ऐसे उदाहरण हो, जब अपने छात्रावस्था में पढ़ता था पचंतम चैत्रम पश्य, तो मैं समझ नहीं पाता था। मैं समझता था कि ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ऐसे कोई ये महीने होते हैं, ऐसे चैत्र कोई महीने का नाम होगा। लेकिन पुराने जमाने में मित्रों चैत्र मैत्र देवदत्त, देवदत्त तो खैर अभी भी नाम रखा जाता है, ऐसे व्यक्तियों के भी नाम होते थे। अब समझ लो किसी व्यक्ति का नाम जनवरी फरवरी हो तो कैसा होगा। ऐसे इस व्यक्ति का नाम चैत्र है। ठीक है। तो पचंतम चैत्रम पश्य, अर्थात पकाते हुए चैत्र को देखो। अब यहां पर समानाधिकरण है, अर्थात पकाने का और चैत्र का, पकाने की क्रिया और चैत्र क्रिया का जो अधिकरण है वो एक ही है और वो चैत्र है। क्यों? आप ध्यान से देखें, यहाँ पर पाक क्रिया आप किसके अंदर देख रहे हो? चैत्र के अंदर। तो चैत्र ही पका रहा है। और एक आपको शॉर्टकट और बतावे भैया कि जहां पर समानाधिकरण आप देखोगे उनमें समान विभक्ति हो जाए होगी। जैसे पचंतम चैत्रम पश्य, पचंतम में द्वितीया, चैत्रम में द्वितीया, क्योंकि चैत्रम में द्वितीया है मित्रों, इसलिए पचंतम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो पचंतम चैत्रम पश्य, पकाते हुए चैत्र को देखो। तो आप जो देखो, जिसे देख रहे हो, जिस चैत्र को, और वही चैत्र पका रहा है, उससे कोई अतिरिक्त नहीं पका रहा है, अतः समानाधिकरण यहां पर हुआ। समानाधिकरण का मतलब होता है समानम एकम अधिकरणम ययो, जिन दो का एक ही अधिकरण है। तो चैत्र और चैत्रगत क्रिया वो उसी में है, उससे बाहर नहीं है। तो आप इसकी पाक क्रिया देख पा रहे होगे। तो पचंतम चैत्रम पश्य, यह जो उदाहरण है, यह द्वितीयांतेन सह समानाधिकरणस्य उदाहरणम, द्वितीयांत के साथ समानाधिकरण का उदाहरण। अर्थात यह जो सत्रिय सानच होता है, ये प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके द्वितीयांत तृतीयांत चतुर्थ्यंत पंचम्यंत के साथ यदि कर्ता का समान अधिकरण है तभी होगा। और एक बात और याद रखिए सत्री सानच को करते वक्त प्रयोग के विषय में, कि यहां पर दो क्रियाएं होगी। एक तो होगी प्रधान क्रिया, मुख्य क्रिया, जो कि यहाँ पर पश्य, और दूसरी जो होगी वो अप्रधान क्रिया होगी, अर्थात पचंतम चैत्रम पश्य। ऐसे तो यह जो सत्री सानच लगेंगे ये पहले वाली क्रिया से लगेंगे, और यह जो पहले वाली जो क्रिया होगी ना प्रधान क्रिया, यह विशेषण होगी किसी में, जैसे यहाँ पर चैत्र में विशेषण है, या अन्य जगह अन्य अन्य कर्ताओं के प्रति विशेषण रहेगी। वो कर्ता कभी तो द्वितीयांत के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, और कहीं कहीं पर उसका जो बदलता रहेगा कारक, उसका जो कारक बदलता रहेगा, तो उसके अनुसार आप उसमें पचत शब्द में भी विभक्ति परिवर्तन करते रहिएगा। तो और एक बात और पता चलती है कि जब पचंतम चैत्रम पश्य कहा जाता है तो अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, बल्कि क्रिया अभी चल रही है। ठीक है, तो जब क्रिया चल रही होती है तभी इसका प्रयोग करना है, क्योंकि वर्तमान काल में। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी गुरु जी जी। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे औरों के साथ जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, इस साइड में हमने और भी लिख दिए हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर उदाहरण दिए, जैसे पचता, पचता चैत्रेण मोदकम भुक्तम। अब ध्यान दीजिए,
चैत्रेण मोदकम भुक्तम। चैत्र मोदक भुक्तम पचता, अर्थात पकाते हुए चैत्र ने मोदक खाए। अब चैत्रेण यहाँ पर यह पद तृतीयांत है और पचता को भी तृतीयांत दिया, तो इसके साथ यहाँ समानाधिकरण हो गया। तृतीयांत के साथ यहाँ पर समानाधिकरण है। अब जैसे अगला उदाहरण देखते जाइए अब लगातार ऐसी सबके साथ कि पचते चैत्राय फलानि देहि। पचते हुए चैत्र को, पकाते हुए चैत्र को फल दो। तो चैत्राय फलानि देहि, यहाँ पर देहि देखिए मुख्य क्रिया है, और पचते चैत्राय जो चैत्र पका रहा है उसको दो। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो पूर्व क्रिया है उसमें आप यहाँ पर सत्री प्रत्यय कर रहे हो, सानच भी होगा। आप जो मैं यहाँ का उदाहरण बोल रहा हूँ ना, पचंतम चैत्रम पश्य, ऐसे आप इनके भी समझिएगा, क्योंकि लक्कौंधीकार ने देखिए वही उदाहरण दिया है, पचमानम चैत्रम पश्य। ऐसे पचता चैत्रेण मोदकम भुक्तम, तो आप यहाँ पर कहिएगा पचमानेन चैत्रेण मोदकम भुक्तम पचते चैत्राय फलानि देहि। तो क्या बोलेंगे? पचमानाय चैत्राय फलानि देहि, मतलब उसके राम की तरह रूप चला चला करके जोड़ते रहे। ठीक है। और जैसे कि अब पचतः चैत्रात अधीतम, तो ये पकाते हुए चैत्र से पढ़ा। हमारे गुरुजी थे नरबर में, वो भोजन भी, वो स्वयं पाकी थे, तो भोजन भी बनाते रह जाते थे, तब भी छात्रों को पढ़ाते थे। तो ऐसा भी होता है, पचतः चैत्रात अधीतम। पचतः चैत्रस्य प्रवचनम, पकाते हुए चैत्र का प्रवचन बोलना। कहने का मतलब ये हुआ, लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया सप्तमी व्यक्ति से कि पचति चैत्रे सर्वे गुणा दृश्यन्ते। याद रखिएगा पचति, ये पचति पचता पचंती वो क्रियापद ना समझ बैठना विद्वानों, ये सप्तमी के रूप में भ्रम हो जाता है। ये सत्री प्रत्यांत है। जब पच धातु से आप नी लाओगे, मतलब पचत से, इस सत्रंत से जब आप नी लाओगे सप्तमी का एक वचन, तो रूप बनेगा पचति। तो पचति चैत्रे सर्वे गुणा दृश्यन्ते। समझ पा रहे हैं ना? ऐसा वाक्य प्रयोग होगा। ऐसे वाक्य प्रयोग आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे कि तो पता नहीं, लेकिन हम आपको दिखा देंगे। ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण, वो सब आपको देख लेने चाहिए, चाहे सत्री हो चाहे सानच की हो। आप यहाँ पर देखिए कि द्वितीयांत से लेकर के तृतीया सप्तम्यंत तक समानाधिकरण होने पर ही यहाँ पर ये सत्री और सानच प्रत्यय हो रहे हैं। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर वापद क्यों दिया? आप यहाँ पर वृत्ति में देख रहे हो मित्रों, ये वापद, जबकि सूत्र में कोई वाह की कुछ भी चर्चा नहीं है सूत्र में, और कहां से वृत्ति होकर के आया नहीं आया, इसकी कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक ये देख लेते हैं कि ये सुधा व्याख्याकार ने पचन और ये पचमान जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, यहाँ पर पचतम ये द्वितीयांत है, ये पचमानम ये द्वितीयांत है, याद रखिएगा। मैंने जो उदाहरण बनाए हैं वो प्रथमा विभक्ति में बनाए हैं, जैसे इधर बनाया है हमने ये पचन बनाया है, और इधर बनाया है पचमाना। आपको वो द्वितीय विभक्ति में साथ लेने हैं, विभक्तियों के रूप चलाने में आपको मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो आप पहले सीख आए हैं। आइए इन रूपों को कैसे बनाया है अब ये देखते हैं हम। थोड़ा हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं सुधा व्याख्या के, वहां पर इसकी सिद्धि देख लीजिएगा, फिर हम जो वाग ग्रहण का विचार है उसे करेंगे। तो चलिए मित्रों, ये है सुधा व्याख्याकार का व्याख्यान, बहुत ही अच्छा लिखा है। यहाँ लिखते हैं कि वर्तमाने लट इति पूर्व सूत्र भेतस्यैव एतौ सत्रिशानचम्। यहाँ पर वर्तमाने लट एक पहला सूत्र है, उसके बाद अष्टाध्यायी में लटा सत्री सारचा प्रथमा समानाधिकरण ये सूत्र आया है, तो उसके बता रहे हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है, अनंतरस्य विधिर्भवति प्रत्यय से न्याय से सत्री सानच भी वर्तमान सामिप्य में ही होते हैं, अर्थात वर्तमान काल में ही होते हैं। तो
क्या क्या इत संज्ञक होता है, तो लिख रहे हैं कि सत्री प्रत्यय शकार रिकारम इतम। ठीक है, रूप आगे बना रहे हैं, पचंतम चैत्रम पश्य। पच धातु वर्तमाने लट इति लटि लटः सत्री सानचावक प्रथमा समानाधिकरणे इति लटो और लह स्थाने सत्री आदेशे सकारस्य ऋकारस्य चैत संज्ञायां लोपे च तिंसित सार्वधातुकम इति सित्वात् सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि सप इति सपि सपयुरित संज्ञायां लोपे च कृते पच अत इति भूते अतो गुणे इति पररूपे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे द्वितीयैकवचन विवक्षायाम् अमि उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु इति नुमि। मित्रों, ये प्रक्रिया को याद रखना, या नुमागम हो जाता है उगित होने से, जब उधर का रूप बनाती हो तो उदिचाम सर्वनाम स्थान नुमि गते मित्वाद अंत्यादचा परे जाते तस्य अनुस्वारे पर सवर्णे च कृते, मतलब नुम को अनुस्वार पर सवर्ण करने पर मिला करके आप यहाँ पर पचंतम रूप बना लीजिए। अब भैया आगे बनाइए आप पच मानम चैत्रम पश्यामि, पचमानम को वो भी ऐसे ही समझिए कि पच धातु वर्तमान लटती लटी लटा सप्तमी सानचा वर्तमान समाधि करने थी लटो लय स्थाने सानची, और सानच में किसकी संज्ञा होगी, तो लिखते हैं सचयोरित संज्ञायाम लोपे चक्ति शित्वा सार्वधातुकम इति तिंसित सार्व इति सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तरि शब्दी सभी सपयोरित संज्ञायाम लोपे चक्ति पच आन इति भूते और आने मुक इति मुगागमे पच इति अदंतस्य मुगागमे और मुक्की गति मुख का उप चला जाएगा, वो कित होने से कित्वा दंतात जाते और संयोगे तो पच आन बचेगा और संयोग मतलब आप कर देना पच मान बच जाएगा। विभक्ति कार्य चक्रते पचमानम मतलब द्वितीय विभक्ति में बनेगा, पचमान विभक्ति कार्य चक्रते तो द्वितीय विभक्ति पचमान, प्रथमा में तो पचमाना यही बनेगा, याद रखना। इन्होंने थोड़ा प्रक्रिया को यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, लेकिन आप इसे याद रखना। तो ये इन्होंने इससे संबंधित केवल प्रक्रिया दी। ठीक है मित्रों, अब आइए कुछ करते हैं बड़ी बात। अब करते हैं कुछ ऊंचे और पहुंचे हुए शास्त्र की बात, जिसकी हम आपसे अभी शुरुआत में भी चर्चा किए थे कि यहाँ पर एक स्थल की बड़ी ही व्याख्या है। आज हमें इसको ढूंढते 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 लगभग 1.5 घंटा हो गया। वो विषय यह था मित्रों कि वरदराजाचार्य जी ने लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणी इस सूत्र में वृत्ति में वापद को लिख दिया है। यह वापद जो कि इनके गुरुजी हैं, सुन रहे हैं ना, सिद्धांत कौमुदीकार जो कि इनके गुरुजी, ये वापद तो ना उन्होंने दिया वापद को इस सूत्र में, ना ही वापद को काशिकाकार ने दिया, ना ही वापद को लेकर के कोई कुछ टीकाकार कुछ कहता है। लग कौमुदीकार को ऐसी क्या सूझी कि ये वापद दे दिया। यहाँ धैमी व्याख्याकार ने जब इस वापद को देखा, अब वो औरों की तरह तो व्याख्या है नहीं कि मौन होकर के उस स्थल को चले जाए, तो वापद की जिसको देखा और टिप्पणी में कुछ बातें लिखी उन्होंने, वो बातें आपको जरूर देखनी चाहिए। उन बातों को देखने के बाद अपना चिंतन तो भैया बाद में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले आप उन्हें देख लीजिए जो उन्होंने लिखा। तो उन्होंने जो लिखा वो आपके सन्मुख प्रस्तुत है, और जिन जिन ने जो जो लिखा होगा वो आपके स्क्रीन पर सन्मुख प्रस्तुत रहेगा सब कुछ, आप देखते जाइए। और वैसे तो ये शोध का विषय मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, और इससे मैं यदि ना भी बताऊं तो मैं ये समझता हूं न बताने पर एक दोष रह जाएगा। और मैं पहले से ही कह चुका हूं कि ना मूलम उच्यते किंचित और ना अनपेक्षितम उच्यते। वाग पद दिया है तो उसका विचार हम जरूर करेंगे, भले ही कोई टीकाकार करे या ना करे। तो आइए पहले तो भैमी व्याख्याकार ने विचार किया है, उसे हम देख लेते हैं। आपको आनंद आएगा और एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और हम इस विषय को लेकर के फिर आपसे कहते हैं कि आप भी अपने गुरु लोगों के साथ में चर्चा करिएगा। यहाँ लिखते हैं भैमी व्याख्याकार, सूत्र की वृत्ति के अर्थ में बाह्य विकल्प का अर्थ उल्लेख सर्वत्र लघु कौमुदी के मुद्रित संस्करणों में पाया जाता है। और ये सही बात है मित्रों, हमारे पास जो बहुत संस्करण हमने सबको उठा के देखा तो सब में ये पाठ
हमने सोचा कि शायद भैया सब में गलती से छप गया हो, तो लाओ मध्य कौमुदी भी उठा लें, क्योंकि वो भी वरदराजाचार्य जी ने लिखी, हमने वो भी कुछ संस्करण उठाए, उनमें भी यही पाठ। बड़ा ही अद्भुत है। चलो अब पहले इनकी बात को सुनते हैं। तो ये लिखते हैं कि जो कि स्पष्टता अपपाठ और विद्यार्थियों के लिए भ्रमोत्पादक है। कैसे भ्रमोत्पादक है? आगे कह रहे हैं कि यदि सत्री सानस का विधान वैकल्पिक माने तो पचंतम चैत्रम पश्य के दूसरे पक्ष में रूप क्या होगा? कि यदि कोई बता, या ये कह रहे हैं या कोई बता नहीं सकता, इस बात को कोट कर लेना कि या कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हम अब बताने ही वाले हैं। ठीक है, हाँ, हम अब बताने ही वाले हैं और निर्णय आप लोग करिएगा। चलो, ऐसे लिख करके फिर आगे इन्होंने आगे लिखा ये वाली बात कि यदि नन्वोर विभाषा से विभाषा पद की अनुवृत्ति लाकर, याद रखिएगा, यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि लटा सत्ति सांचा प्रथमा समानादि करने में वा पद की अनुवृत्ति ऊपर नीचे संभव नहीं है कहीं से भी, लेकिन ये कह रहे हैं नन्वोर विभाषा सूत्र पास में इसके पठित है, वहां से इसमें यदि विभाषा पद की अनुवृत्ति आप लाओगे, ये भी शंका कर रहे हैं, उसे व्यवस्थित विभाषा मान लोगे वा पद को, और अप्रथमा सम, तो फिर ऐसा अर्थ होगा जो कि भाष्यकार ने किया है और काशिकाकार ने किया है। अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य कहने का मतलब है सत्री और सानच जब अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा तब ये सत्री सानच नित्य होंगे, जैसा कि भी आपने हमारे दिए बहुत सारे उदाहरणों में पढ़ा, वहां सत्री सानच नित्य हुआ है। जैसे पचता चैत्रेण भुक्तम पचते चैत्राय देही, यहाँ पर सब जगह आपका नित्य था, पचंतम चैत्रम पश्य, सब जगह जो हुआ था आपका सत्री सानच नित्य हुआ था। तो क्या माना इन्होंने कि यहाँ पर विभाषा की अनुवृत्ति सूत्र में ले आएंगे लटा सत्री सानच में, कहां से? नन्नोर विभाषा से, तो वहां पर अप्रथमा समानाधिकरण में हम सत्री सानच को नित्य मानेंगे, क्योंकि व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है जो व्यवस्थित विभाषा शब्द को दिया गया। व्यवस्थित का मतलब होता है भावाभाव अन्यतर विधायकत्व, या तो भाव विधान करना या अभाव विधान करना, इसे कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। तो अब प्रथमा समानाधिकरण में नित्य, और जहां प्रथमा समानाधिकरण होगा, जैसे प्रथमांत के साथ यदि कहीं समानाधिकरण फंस गया, तो आज के वीडियो में तो हमने आपको बताया नहीं कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर क्या होता है, लेकिन जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, तो उसको पहले से सुन लीजिए। यहाँ पर थोड़ा दिया है कि प्रथमा समानाधिकरण में विकल्प होगा, अर्थात जब प्रथमांत पद के साथ समानाधिकरण होगा तो सत्री सानच विकल्प हो जाएगा, औरों के साथ में जो है वो नित्य हुआ, तो जैसा कि भाष्यकार ने भी किया है। ठीक है, तो ये कहते हैं फिर आगे चल के कि यहाँ तो यह भी ठीक नहीं बैठेगा, मतलब इस स्थल पर क्यों भैया, क्यों नहीं बैठेगा? तो लिखते हैं क्योंकि प्रथमा समानाधिकरण में जब प्रथमा के समानाधिकरण की बात आएगी तो लट कौमुदीकार ने आगे चल के, मतलब आगे जो सूत्र आ रहा है जो आप पढ़ोगे कल, लट इत्यनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहणात् प्रथमा समानाधिकरणे क्वचित, इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई है। तो ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था से, इस वचन से उनका विरोध होगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे जो प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी कहीं कहीं हो जाता है, वो उन्होंने विभाषा के ग्रहण से नहीं किया। वो कैसे किया लटकौमुदीकार ने कि देखिए वर्तमान लट सूत्र के द्वारा तो लट की अनुवृत्ति आ जाती कहां पर? लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरण सूत्र में, तो पुनः इस सूत्र में लट ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अतः लट ग्रहण व्यर्थ होकर के ये बताएगा कि कहीं कहीं प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी ये हो जाता है सत्री सानच विद्य, ये कहा मित्र। तो खैर बात तो अच्छी लिखी है, चिंतनीय है, और और आगे का लेकिन व्याख्यान ये है कि हमने सोचा कि वस्तुतः वाह ग्रहण का कुछ मतलब है या नहीं। फिर हमने काशिकाकार को देखा, काशिकाकार के व्याख्याता हैं
न्यासकार, जिनका नाम था जनिंद्र बुद्धि, उनको देखा। हमें वहां कुछ मटेरियल मिल गया। वो मटेरियल क्या है पहले आप उसे भी देख लो। पहले मैं आपको काशिका स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद में काशिका के व्याख्यान को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उसका सारांश एक ही समझ लीजिए, वहां जो काशिकाकार ने यहाँ पर विभाषा की अनुवृत्ति मानी है सूत्र में, और उससे विकल्प परक माना है। ठीक है, देखिए उनका व्याख्यान देखिए आपने, वो किस तरीके से इस व्याख्यान को कह रहे हैं। तो भैया काशिकाकार का व्याख्यान इतना सा है इस स्थल पर। काशिकाकार ने यहाँ पर एक बात लिखी, जो कि एक लघुकौमुदीकार हैं, महेश कुशवाहा जी। मैंने कहा ना मेरे पास बहुत सारी लघुकौमुदी, वो भी इसी बात को लिखे। मैंने काशिका से बात आपको उद्धृत की है। कह रहे हैं केचिद विभाषा ग्रहणम अनुवर्तयन्ति। कहाँ? इस सूत्र में आपके लटा समानादि करने से कहा कि केचिद विभाषा ग्रहणम अनुवर्तयन्ति। तो क्या है वो? किससे विभाषा अनुवर्तयन्ति? तो करें नंगोर विभाषा इति। इससे विभाषा कहाँ ले आएंगे? लटा समानादि करने सूत्र में गया, और साच व्यवस्थिता, और वो जो विभाषा होगी वो व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा का मतलब यह होता है मित्रों, वैसे विभाषा का मतलब आप समझिए विकल्प, लेकिन व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है विकल्प ही नहीं, या तो भाव विधान करना या अभाव विधान करना। ठीक है, कहने का मतलब है कि यत्र यथा दर्शनम प्रयोगाः नेतव्याः, जहां जैसे प्रयोग देखे जा रहे हैं वैसे प्रयोग बना लेने चाहिए व्यवस्थित विभाषा के आधार। ये काशिकाकार ने दिया कि यत्र यथा दर्शनम प्रयोगाः, जैसे प्रयोग दर्शन होते हैं वो बना लेने चाहिए। मित्रों, इस अंश की व्याख्या करते हुए इन काशिका के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार, जिनका मैं भी आपको नाम ले रहा था, जनिंद्र बुद्धि, जिन्होंने न्यास नाम का एक व्याख्यान लिखा, वो इसका व्याख्यान ऐसे करते हैं मित्रों। इसी हिस्से का व्याख्यान मैं आपको बताता हूं कि व्यवस्थित विभाषायाम सत्याम यथा दर्शनम इति। यथा दर्शनम का मतलब है कि यथा लक्ष्यस्य दर्शनम तदनुरूपा प्रयोगान उन्नेयाः, जैसे प्रयोग लक्षित होते हैं वैसे प्रयोग बना लेने चाहिए। एतदुक्तम भवति, कि लक्ष्य दर्शनवत् स्यात्, कि लक्ष्य में जैसा दर्शन होता है वैसे बनाना चाहिए। जैसे देखिए क्वचिन नित्यम, कहीं कहीं पर तो ये सत्री सानच नित्य ही समझने नहीं चाहिए है। क्वचिन नित्यम तौ सत्री सानचौ वेदितव्यौ, और आगे फिर क्या लिखा कि क्वचित पाक्षिकौ, कहीं कहीं पर विकल्प से भी हो जाते, और क्वचित अविद्यमानौ इति, कहीं कहीं विद्यमान ही नहीं रहते। उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले क्वचिन नित्यम तौ सत्री सानचौ, तो नित्यम देखिए सत्री सानच नित्य हुए, जैसे तत्र कुर्वद भक्ति ही, यहाँ पर कुर्वत भक्ति ही देखो सत्री नित्य है, कुर्वाण भक्ति ही सानच नित्य है। ठीक है, और कुर्वत्तर कुर्वत्तम यहाँ पर भी ये नित्य है। और सन, अब कोमा दे दिया ना यहाँ से, सन ब्राह्मण में, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्योंकि ये हमने अष्टाध्यायी.com से स्क्रीनशॉट लिया है, और अभी ऐसे बहुत सारे मिसप्रिंट उसमें रह गए हैं, उन्हें सही कर देने चाहिए। मूल काशिका मेरे पास जल्दबाजी में उससे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, उसमें सब शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये समझिएगा, जैसे सन ब्राह्मण, तो सन ब्राह्मण में क्या हुआ कि सन ब्राह्मण, यहाँ पर अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी एक पक्ष में यहाँ पर क्या हो गया, सत्री प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, सन ब्राह्मण। सत्री प्रत्यय का रूप है सन ब्राह्मण, है ना, किसका, अस धातु का। और दूसरा रूप बन जाएगा अस्ति ब्राह्मण इत्यादि पाक्षिक। अस्ति ब्राह्मण इत्यादि में ये पाक्षिक हो जाते हैं, अर्थात देखो सन ब्राह्मण में यहाँ एक बार तो सत्री हुआ तो ये प्रयोग बनेगा, और अस्ति ब्राह्मण यहाँ पर जो है ये प्रयोग
अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय नहीं हुआ तो अस्थि ब्राह्मण बनेगा। और जो सन ब्राह्मण का अर्थ है वो अस्थि ब्राह्मण का अर्थ है कि ब्राह्मण है, अस्थि ब्राह्मण, और सन ब्राह्मण का भी यही मतलब है, ब्राह्मण है। ठीक है, इत्यादि यहाँ पर पाक्षिक क्षत्रिय सानच हुआ है। तरप तमवादी प्रत्यय परे, और लास्ट में देखिए तरप तमवादी प्रत्यय के परे रहते तब अविद्यमान, और तरप तमप के परे रहते तो भैया क्षत्रिय सानच है वो होते नहीं है, वो अविद्यमान होते हैं। ऐसा व्याख्यान इन जिनेन्द्र बुद्धि ने यहाँ पर दिया। इसी के आधार पर वरराजाचार्य जी ने, मुझे लगता है, और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर उन्होंने क्षत्रिय प्रत्यय को विकल्प किया, सानच प्रत्यय को विकल्प किया। और जो भैमी व्याख्याकार कहते हैं इसके उदाहरण नहीं होते, तो बड़ा ही सुप्रसिद्ध एक उदाहरण, और एक लघु कौमुदी के व्याख्याकार हैं प्रभाकर मिश्र जी, उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी भी हमारे पास है। अभी तो चूंकि मैं अपने इधर गृह क्षेत्र में आया हुआ हूँ, तो लघु कौमुदी तो वो घर पे वहां रखी है देवप्रयाग में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो पीडीएफ रूप में थी, तो हमने भैया थोड़ा सा अस्पष्ट एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। वैसे पुस्तक उपलब्ध है, आपको भी मिल जाएगी। उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए हैं, जो कि भैमी व्याख्याकार ये कह रहे हैं ना कि उसके क्षत्रिय प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय के अभाव का रूप बनेगा क्या, क्या रूप बनेगा वो देखिए, इन्होंने एक नहीं दो उदाहरण दिए। आप पढ़िए इस ग्रंथ को यहां से कि क्षत्रिय प्रत्यय अभाव पक्षे, क्षत्रिय प्रत्यय के अभाव पक्ष में जब क्षत्रिय प्रत्यय नहीं होगा, देखो एक बार तो पचंतम चैत्रम पश्य रूप बन गया, और दूसरा रूप बनेगा पचति चैत्रम पश्य। अरे भैया क्षत्रिय प्रत्यय नहीं होगा पच धातु से, जो तो तिप्तस जीव हुए तो वो तो होंगे ही ना फिर, तो पचति चैत्रम पश्य ये रूप बनेगा। इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका भी मतलब वही है कि पकाते हुए चैत्र को देखो, पचति चैत्रम यह कहिए, अथवा पचंतम चैत्रम का चैत्रम पश्य कहिए। और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण पश्य मृगो धावती आप जिसे कहते हो, वो भी इसी का है। देखिए मृगो धावती पश्य, पश्य मतलब देखो क्या, मृगो धावती अर्थात धावते हुए, अर्थात दौड़ते हुए मृग को देखो। तो देखो कितना प्रसिद्ध उदाहरण है पश्चिम गोधावती। यहाँ पर ये प्रयोग होता है, क्या दौड़ते हुए मृग को देखो, तो मृगो धावती पश्चिम। तो ऐसे उदाहरण भैया इन्होंने इन व्याख्याकार ने प्रस्तुत किए। तो क्षत्रिय के अभाव पक्ष में जो भी रूप इधर बनेगा, वो जो जिनेन्द्र बुद्धि ने दिया, जो इन्होंने दिया, ये मत आपको देखना चाहिए, ये बड़ा ही प्रसिद्ध इन्होंने उद्धृत किया है यहाँ पर। चलो इस विषय में शोध होना चाहिए, ये शोध का विषय है, और इस पर एक लेख भी लिखा जाना चाहिए जिससे लोगों को ज्ञात हो यह विषय। तो मित्रों यहाँ तक का ये आज ये विषय था जो कि प्रस्तुत किया। अब इससे आगे जो प्रस्तुति हमारी होगी इसके वो कल होगी, और एक व्यवस्थित तरीके से इसके अन्य उदाहरणों को भी देखेंगे और कुछ प्रक्रिया को भी समझेंगे। आज समय पूरा हुआ तो चलें समापन कर लें, ठीक है जी, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम। हर हर महादेव। सभी